कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए देखते हैं क्या है खास आपके लिए आज के कार्यक्रम में। कम समय कम लागत में तोरिया की फसल से अच्छी उपज कैसे लें? अधिक दुग्ध उत्पादन लेने हेतु किस प्रकार से करें दुधारू पशुओं की देखभाल? गन्ने की फसल में इस समय लगने वाले कीटों का नियंत्रण। जो किसान भाई किसी कारण धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं या उनके खेत खाली पड़े हैं, वो किसान इन खेतों में तोरिया की बुआई करके कम समय में अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। साथ ही नवंबर के दूसरे पखवाड़े या दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में तोरिया की कटाई करके गेहूं की बुआई कर सकते हैं। लेकिन तोरिया की फसल से अधिक उपज के लिए इसकी खेती में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना है, आइए जानते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। तिलहन की प्रमुख फसल तोरिया को अल्प अवधि की फसल के रूप में खरीफ एवं रबी मौसम के बीच में बुआई करके अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जा सकता है। तोरिया की अधिक उपज प्राप्त करने हेतु कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला बिंदु आता है उन्नतशील प्रजातियों का चयन। तोरिया की उन्नतशील प्रजातियों की बात करें तो इसके अंतर्गत उत्तरा 93 से 97 दिन में पकने वाली प्रजाति है। 13 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। सिंचित मैदानी क्षेत्र, निचले एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई के लिए यह प्रजाति उपयुक्त है। टाइप 9 यह प्रजाति 90 से 95 दिन में पकती है और 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। सिंचित मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। PT 303 90 से 95 दिन में पकने वाली यह प्रजाति 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में बुआई के लिए उपयुक्त है। PT 30 90 से 95 दिन में पकने वाली यह प्रजाति 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देती है। सिंचित मैदानी क्षेत्रों में बुआई के लिए उपयुक्त है, या यूं कहें कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसकी बुआई की जा सकती है। अगर हम असिंचित दशाओं की बात करें तो उसके लिए PT 507 प्रजाति उपयुक्त है, जो कि 85 से 90 दिन में पकती है और प्रति हेक्टेयर 14 से 16 क्विंटल उत्पादन देती है। इसके अतिरिक्त मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए BL तोरिया 3 बेहद उपयोगी है, परंतु यह किस्म 150 से 155 दिन में पकती है। किसान भाइयों, सिंचित दशाओं में विलंब से बुआई हेतु उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में भवानी प्रजाति सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जो कि 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उपज देती है।
इस प्रजाति की बुवाई सितंबर के दूसरे पखवाड़े से लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। ये तो रही बात प्रजातियों की। खेत की तैयारी की यदि बात करें तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 2 से 3 जुताइयां देसी हल से करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। खेत की तैयारी का ये कार्य आप रोटावेटर की सहायता से भी कर सकते हैं, जिसमें आपके समय, श्रम और लागत की बचत होगी। किसान भाइयों, इस फसल में उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण की संस्तुतियों के आधार पर किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। यदि मिट्टी का परीक्षण संभव ना हो पाए, उस दशा में असिंचित क्षेत्रों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 20 किलोग्राम फास्फोरस का प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों की समस्त मात्रा बुवाई के समय कूड़ों में दी जाती है। वहीं पर सिंचित क्षेत्रों में 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग की जानी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दी जाती है। नत्रजन की शेष आधी मात्रा का प्रयोग पहली सिंचाई अर्थात बुवाई के 25-30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में की जाती है। किसान भाइयों, फास्फोरस देने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सल्फर की पूर्ति हो जाती है, जो दानों के आकार एवं उसमें तेल की वृद्धि में सहायक होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर देना भी आवश्यक होता। किसान भाइयों, अभी आपको जो प्रजातियां बताई गई हैं, इनमें से किसी का भी आप चयन करें, उसमें प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज किसी विश्वसनीय संस्था से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। बुआई से पूर्व बीजों के शोधन के लिए आपको इसे मेटालॉक्सजिल और मैकोजेब दोनों की 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके उपरांत इसकी बुआई की जानी चाहिए। वैसे तो तोरिया की बुआई सितंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है। तोरिया की बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में करनी चाहिए। किसान भाइयों, रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडामिथिलीन दवा की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में उल्टे पांव चलते हुए छिड़काव कर दें। ऐसा करने से आपकी फसल में 40 दिनों तक खरपतवारों का प्रकोप नहीं होगा। जो किसान ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें बुआई के 15 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए और इसी समय पौधों के बीच की आपसी दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर नियंत्रित करनी चाहिए। इसके उपरांत 35 दिनों की अवस्था पर निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। तोरिया की फसल फूल निकलने तथा दाना भरने की अवस्थाओं पर जल की कमी के प्रति विशेष संवेदनशील होती है। अतः अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इन दोनों अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक है। अब आइए जान लेते हैं फसल सुरक्षा के बारे में। झुलसा, सफेद गेरुई एवं तुलासिता इनके प्रमुख रोग हैं। इनके फसल की रक्षा के लिए रीडोमिल MZ अथवा मैकोजेब दवा की 2 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोग के लक्षण दिखाई देते ही छिड़काव करना चाहिए। इसमें लगने वाले कीटों में आरा मक्खी फसल को शुरू की अवस्था में हानि पहुंचाती है, जिसके नियंत्रण हेतु मेलाथियान 5% 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए। इसका दूसरा भयंकर कीट है बालदार सूंडिया, जिसकी रोकथाम के लिए क्यूनाल फांस 25 EC की 1.5 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इस फसल पर लगने वाला एक विनाशकारी कीट है माहू, जिसका प्रकोप होने पर मिथाइल ओ डिमेटान 1 लीटर मात्रा या मोनोक्रोटोफास 300 मिलीलीटर प्रति 800 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, प्रजातियों के अनुसार 75 से 90 दिनों के भीतर तोरिया की फसल पककर तैयार हो जाती है। बालियां जब 75% सुनहरी हो जाएं, तब इसकी कटाई कर खलिहान में ले जाकर मड़ाई कर दानों में उचित नमी का प्रतिशत रखते हुए सुरक्षित भंडारण करना चाहिए।
अधिक उत्पादन लेने हेतु विभिन्न प्रबंधन कार्यों को अपनाते हैं, फिर भी ये पशु किसी न किसी समस्या की चपेट में आ ही जाते हैं। अतः पशुपालक भाइयों, इन पशुओं में किस प्रकार की समस्या नहीं आए और आपको इनसे सतत दुग्ध उत्पादन भी मिलता रहे, इसके लिए किस प्रकार से करें दुधारू पशुओं की देखभाल, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एसके शर्मा। आज हम पशुओं में वर्षा ऋतु में होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। पशुपालक भाइयों, जैसा विदित है कि सभी जगह कम और ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसे समय में वर्षा ऋतु के अंदर बारिश के समय पशुओं की देखभाल करना और पशुओं को रोग से बचाना अत्यावश्यक हो जाता है। पशुपालक भाइयों, वर्षा ऋतु के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पशुओं को दुखी करती है और उन्हें पीड़ा पहुंचाती है, वो है उनके पेट के अंदर आंतरिक कृमियों का संक्रमण, जिसके कारण पशु दुर्बल होता चला जाता है, पशु के शरीर में खून की कमी हो जाती है अथवा पशुओं को दस्त या छेरा लग जाता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में अंतःकृमि प्रकोप का सीधा तो कोई दुष्परिणाम नज़र नहीं आता, परंतु इसका न केवल पशु के स्वास्थ्य के ऊपर अपितु उसके उत्पादन के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व अपने पशुओं का जो है कृमिनाशक दवाई अवश्य पिलवा लें, ताकि पशुओं को इसके संक्रमण से अथवा अंतःकृमियों के प्रकोप से बचाया जा सके और इनके प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि वर्षा ऋतु के अंदर तालाबों में, पोखरों में और दूसरी गड्ढों में पानी भर जाता है और पशु इस पानी का सेवन करता है। इसी के साथ ही हरी घास भी चारागाहों में बहुतायत में उपलब्ध होती है और इन्हीं के अंदर ये जो पशुओं में पाए जाने वाले अंतःकृमि हैं, इनके अंडे इनके ऊपर पाए जाते हैं और ये अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं वनस्पति के ऊपर, अन्य दूसरे सूक्ष्म जीवों के ऊपर अथवा तो पशु के शरीर के अंदर जाकर, तो इन्हें एक फलीभूत होने के लिए एक वातावरण उपलब्ध हो जाता है। इसलिए पशुओं के अंदर अंतःकृमि का प्रकोप होने की सर्वाधिक संभावनाएं इस ऋतु में देखी गई हैं। अतः पशुपालक भाई अपने पशुओं का कृमिनाशक, कृमि विरोधी जो दवाई है, कृमिनाशक दवाई अवश्य पिलवा लें और ये दवाई सभी सरकारी पशु चिकित्सालयों पर निःशुल्क भी उपलब्ध है। तो पशु चिकित्सक की सलाह लेकर पशुपालक भाई अपने सभी पशुओं को, सभी उम्र के पशुओं को, ज्ञानहीन पशुओं को, छोटे बड़े जितने भी पशु हैं, गाय भैंस, सभी के अंदर कृमिनाशक दवाई अवश्य पिलाएं। अब इसके बाद आती है कि पशुओं को बारिश से बचाने में क्या खास सावधानियां रखनी है। सबसे पहले तो पशु के आवास का प्रबंधन इस तरह से हो कि पशु वर्षा के अंदर अत्यधिक भीगे नहीं। जो फर्श है वो नमी युक्त हो जाता है और नमी के कारण, पानी भरने के कारण पशुओं के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः पशुपालक भाइयों को वर्षा से बचाव हेतु एक उत्तम आवास व्यवस्था पशुओं के लिए रखनी चाहिए। पशुओं का फर्श जो है वो साफ सुथरा रहे और आरामदायक रहे, पशुओं के ऊपर जो है बारिश में अत्यधिक भीगे नहीं, इस तरह की व्यवस्था रखें। और ख़ास तौर से छोटे बछड़ों के लिए भी इस वर्षा ऋतु के अंदर जो है वर्षा से बचाव के उपाय करना अत्यावश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पशु का चारा है, जो सूखा चारा अथवा हरा चारा है, या तो पशु का जो बांटा जो है, ये भी बारिश में अगर भीग जाएगा तो उससे ख़राब होने की संभावना रहती है। विशेष तौर से जैसे गेहूं का भूसा हो, अगर ये बारिश में भीगेगा तो इसके अंदर कई फफूंदी लगने की संभावना रहती है और इस फफूंदी युक्त चारे को अगर पशु खा ले तो उसके बीमार होने की संभावना रहती है। फंगल इन्फेक्शन जो है होने की संभावना उनके अंदर हो जाती है और अन्य कई प्रकार के और संक्रमण होने की संभावना रहती है। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि पशुओं के सूखे चारे को जो है वो बारिश से बचाएं, उन्हें स्टोर करने की, उनके भंडार करने की उचित व्यवस्था रखें और इन परिस्थितियों में जो भीगा हुआ चारा, नमी युक्त चारा है, उसे नहीं खिलाएं। चारे को हमेशा देख लें कि उसके अंदर कोई काले रंग का कोई ऐसा कोई गट्ठे तो नहीं बन रहे अथवा कोई चारे का जो कलर है वो ख़राब तो नहीं हो रहा, बदबू तो नहीं आ रही, फर्मेंट तो नहीं हो रहा। वो ये सारी चीज़ें जो है पशुपालक भाई देख लें और तभी चारे को खिलाएं। इसी तरह से जो पशु का जो दाना मिश्रण बनाते हैं उनके अंदर भी दाने में चाहे वो अनाज हो, चाहे दलहन हो, इन सभी चीज़ों को देखकर पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि अपने पशुओं को इस जहरीले चारे से अथवा कवक युक्त चारे अथवा दाने के खिलाने से होने वाली बीमारियों से वो बचा सकेंगे। और तीसरी और अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज हैं, जो संक्रामक रोग हैं, उनसे
पशुओं को बचाने की। खासतौर से ये देखा जाता है कि वर्षा ऋतु के अंदर जल जनित बीमारियां होने की संभावनाएं पशुओं के अंदर काफ़ी अधिक हो जाती है और इन जल जनित संक्रामक बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो उचित टीकाकरण इन बीमारियों के विरुद्ध अपने पशुओं का अवश्य करवा लें। इन बीमारियों में खासतौर से गलघोटू रोग, लंगड़ा बुखार और ऐसे समय में अगर यदि नए कोई पशु अगर आप अपने झुंड में शामिल कर रहे हैं तो ख़ास तौर से ध्यान रखें, ऐसे पशुओं को क्वारंटाइन पीरियड में रखें और उनकी समुचित देखभाल करें कि उनमें किसी तरह के बीमारी के लक्षण तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो तुरंत पशु चिकित्सक को बुलवाकर अपने पशुओं का उपचार करवाएं। छेरा रोग की रोकथाम के लिए, दस्त रोग की रोकथाम के लिए अथवा तो वर्षा ऋतु में निमोनिया और अन्य रोगों की रोकथाम के लिए जो समुचित आवश्यक रोकथाम के उपाय किए जाने चाहिए वो पशुपालक भाइयों को अपनाने चाहिए। इस प्रकार इस वर्षा ऋतु के अंदर पशुपालक भाई अपने पशुओं को इन गंभीर रोगों से बचाकर अपने पशुओं से महत्तम उत्पादन ले पाएंगे और अपने पशुपालन व्यवसाय को लाभकारी बना पाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गन्ने की फसल इस समय भरपूर बढ़वार ले चुकी है। इन अवस्थाओं पर कभी कभी कुछ कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए इस समय कौन से उपाय अपनाने चाहिए, आइए जानते हैं गन्ना रिसर्च सेंटर कुशीनगर के डॉक्टर विनय मिश्रा से। बरस की फसल है या बराबर किसी न किसी कीट से जो है प्रभावित रहती है। इसको कई भागों में विभक्त किया गया है, जैसे भूमि में रहने वाले कीड़े, दीमक और सफेद गिडार। बेधक कीट के अंतर्गत अंकुर बेधक, जिसे किसान पेका के नाम से जानता है, छोटी बेधक, ग्रासहॉपर है, सलग कैटरपिलर है और सैनिक कीट है। पत्तियों के रस चूसने वाले कीड़ों के अंतर्गत पायरिला, जो इस समय पिछले वर्ष और इस वर्ष भी है। यह पूरे वर्ष भर खेत में किसी न किसी रूप में पड़ा रहता है। जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तभी से यह जमने वाली आँखों को खाके तथा बड़े पौधों में गुद्दे के भाग को खाके उसमें मिट्टी भर देता है। इसके नियंत्रण हेतु जो है बुआई के समय 20 केजी फिप्रोनिल 3G, जिसको किसान रीजेंट के नाम से जानता है, प्रति हेक्टेयर की दर से यदि जब हम कूड़ खोलते हैं जो रिकमेंडेड खाद है उसको डालते हैं, उसके बाद सेट को डालने के बाद गन्ने के पेड़ों पर गिरा के जो है तुरंत ढकाई कर दें तो इस कीट से जो है नियंत्रण किया जा सकता है। और फोरेट 10G 25 केजी प्रति हेक्टेयर, क्लोरोपाइरीफास 1875 लीटर पानी में घोल के 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हजारे की सहायता से यदि पेड़ों के ऊपर, माने जो टुकड़े हम गन्ने के काटे हुए हैं उन टुकड़ों के ऊपर गिरा के तुरंत ढकाई कर दें तो जो है इससे जो है हम नियंत्रण पा सकते हैं। सफ़ेद गिडार का प्रकोप जब वर्षा होती है तो उसी समय होता है। इसके वयस्क जो है नीम और शीशम, गुलमोहर इनको बहुत प्रिय है और इनकी पत्तियों को वह बहुत ही प्रचुर मात्रा में खाते हैं। यदि इस कीट का प्रकोप हो तो जो है नीम की टहनियों को जो है खेतों में बिछा के इनके बैस को पकड़ के नष्ट कर दिया जाए। यदि इस कीट का प्रकोप अधिक मात्रा में हो तो जो है 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करते समय सिंचाई की नाली में एक डंडा बांध लें और उसमें जो है 1 लीटर के बोतल में छेद कर दें और बूंद बूंद करके दवा गिरेगी और पूरे खेत में फैल जाएगी, जिससे जो है इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर किसान भाई धान की सभी अवस्थाओं की फसल में सिंचाई करें। गत सप्ताह बारिश न होने के कारण तापमानों में हुई बढ़ोतरी से धान की समय से रोपी कुछ किस्मों की बालियां निकलने की अवस्था की फसल में पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप देखा गया है तथा इस सप्ताह की संभावित मौसम में इन कीटों द्वारा फसल को और भी नुकसान पहुँचाने की संभावना है। अतः कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में घूमकर देखें तथा जिस खेत की फसल में ये कीट दिखाई दे 36 ईसी मोनोक्रोटोफास तरल द्रव की 500 से 600 मिलीलीटर मात्रा अथवा 20 ईसी क्लोरपायरीफास नामक कीटनाशी की 1 लीटर मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से सिर्फ एक बार छिड़काव करें। इस छिड़काव से फसल में लगे तनाव वेदक कीट भी नष्ट हो जाएंगे। देर से रोपी फसल में नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा यदि अभी तक न दे पाए हों तब लगभग 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से तुरंत बुरकाव करें तथा इसके 24 घंटे के अंदर खेत में सिंचाई कर दें। ऐसे मौसम में दूधिया अवस्था की फसल में बदबू देने वाले गंधी बग कीटों का प्रकोप भी संभव है। पहचान हेतु देख लें कि ये कीट बालियों का रस चूसते हैं जिससे बालियों में दाने नहीं बनते हैं। बालियां दूर से ही सूखी दिखाई देने लगती हैं। अधिक प्रकोप हो जाने से पैदावार में 15 से 20% तक की कमी आ जाती है। अतः फसल में इन कीटों का प्रकोप 2 से 3 कीट प्रति हील की दर से अधिक दिखाई दे तभी सुरक्षा हेतु मिथाइल पैराथियान 2 डीपी धूल की 10 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से सुबह के समय बुरकाव करें। तोरिया अर्थात लाही की बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। बुआई हेतु उन्नतशील प्रजातियां जैसे टाइप 9, उत्तरा, पंत तोरिया 30, पंत तोरिया 303, पंत तोरिया 507 आदि में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज का ही चयन करें। ये सभी किस्में 95 से 105 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं तथा इनकी कटाई दिसंबर माह के मध्य तक करके गेहूं की देर से बुआई की जा सकती है। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में ही करें। पपीते की रोपाई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः जो किसान भाई पपीते की खेती करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऐसे मौसम में ऊंचे खेतों का चुनाव करें जहां जल भराव नहीं होता हो तथा जल निकास की अच्छी सुविधा हो। रोपाई हेतु पपीते की उन्नतशील किस्मों जैसे पंत पपीता 1, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा आदि में से ही किसी किस्म के 1 माह के पौधों को किसी विश्वसनीय पौधशाला से खरीदकर 1 मीटर चौड़ाई तथा 2 मीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में 15 घन सेंटीमीटर आकार के बने गड्ढे में पौधों की रोपाई करें। रोपाई से पूर्व प्रति गड्ढा 250 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 5 किलोग्राम कंपोस्ट खाद एवं मिट्टी आधी मात्रा में मिलाकर भराई करें तथा हजारे से हल्की सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लौंगपुर जिला बरेली से राजेंद्र कुमार जी ने। यह भेड़ पालन करते हैं तथा इनके कुछ भेड़ों में विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं। यह इनके निदान पर जानकारी चाहते हैं। तो राजेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो सर्वप्रथम एक बीमार भेड़ को पहचानने के लिए आपको
उसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो सामान्य पागुर करने की क्षमता है, उठने बैठने की क्षमता है, जो रिस्पॉन्स करता है, व्यक्ति करता है, वो सब असामान्य हो जाता है। निमोनिया ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, यानी जीवाणु से भी हो सकता है, विषाणु से भी हो सकता है, परजीवी से भी हो सकता है। और कभी कभी जब दवा पिलाई जाती है जानवरों को और आप उसका जीभ पकड़ के उसके मुंह में अंदर जब दवा डालते हैं, तब दवा गलती से उसके फेफड़ों की तरफ चली जाती है और वो निमोनिया की एक वजह हो सकता है। नाक से अत्यधिक स्त्राव होता है, तेज बुखार हो जाता है, सांस तेज चलने लगती है और ये मोर्टेलिटी जो भेड़ों में है 20 से 40% मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर निमोनिया की वजह से ही होता है भेड़ों में। तो एक बार जब आप निमोनिया का पता कर लेते हैं तो इसका इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं बेसिकली हम लोग, और किसी अच्छे पशु डॉक्टर से सलाह लेकर आप एंटीबायोटिक चलाएं, और खासकर पेनिसिलिन और एम्पिक्लॉक्स ये अच्छी दवाएं मानी जाती है जो निमोनिया के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल डिजीज हैं जो आम बीमारी जो अक्सर देखने को मिलता है वो एफएमडी है, जिसे हम लोग मुँह पका खुर पका रोग कहते हैं। तो एफएमडी बड़े जानवरों में भी होता है, बहुत नून बीमारी है ये, और इसमें जो खुर होते हैं और जो उसके जो मुंह होते हैं उसके अंदर छाले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार होता है, तेज़ बुखार हो जाता है, लंगड़ाहट होती है। इसके लिए सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है और एंटीबायोटिक्स और पोटेशियम परमैंगनेट से उसके माउथ को वॉश करने से, खुर को साफ करने से उसको आराम मिलता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकी। धान की फसल से अधिक उपज हेतु प्रबंधन कार्य। सौर ऊर्जा संयंत्र किसानों की सिंचाई का नया विकल्प। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।